हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल की किताब का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन के चैप्टर नंबर 9 तक दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी आती है इसी चैप्टर नंबर 9 का सॉल्यूशन करने की। हर एक पार्ट के बाद जैसा कि आप जानते हैं कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्न को उत्तर हमने यहाँ पर रखे हैं और इसके अलावा और इसको अच्छे से कैसे बेहतर बनाया जाए क्वेश्चन के आंसर को, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे इन सभी वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे इन्हीं वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे इन्हीं वीडियो को अपने Google Play Store पर जाकर के हमारा MB का जो ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स का, उसको डाउनलोड करके उसमें भी सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री आपको देख सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी वजह से कहाँ पर भी किसी भी समय आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट या सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न दिए गए हैं आपसे पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर हमको देना है। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक क। ये प्रश्न क्रमांक क क्या बोलता है? ये प्रश्न क्रमांक क कहता है कि शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, अगर आपको याद है तो हम लोगों ने अमेरिका के बड़े बड़े कृषि फार्मों के बारे में सुना है, हमने पढ़ा भी है। अमेरिका के कृषि बड़े बड़े फार्मों के बारे में हमने क्या सुना है कि वहाँ पर एक किसान के पास ऑन एन एवरेज 500 से 600 एकड़ ज़मीन होती है। वहीं भारतीय किसान के पास 1, 2, 1.5, 2, 2.5 एकड़ के आसपास यहाँ पर एवरेज मिलता है। तो यहाँ पर एक किसान इतनी छोटी ज़मीन पर आसानी से खेती कर सकता है, लेकिन 500-600 एकड़ ज़मीन पर कोई किसान कैसे खेती करेगा? इसलिए किसान बिना मशीनों की सहायता से खेती नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े कृषि फार्म होने की वजह से, बड़े बड़े फार्म हाउस होने की वजह से वहाँ के लोग वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है, मतलब मानव के द्वारा नहीं है। तो मशीनों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर कुछ मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, हार्वेस्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर, लेबलर। ऐसी बहुत सारी हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल अमेरिका में किया जाता है। यहाँ तक कि दवाई छिड़कने के लिए वो लोग हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ उत्तर हम लिख सकते हैं कि क्यों अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि उनके फॉर्मों का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि शीतोष्ण घास के प्रदेशों में खेती बहुत दूर दूर, अर्थात फार्म हाउस का क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला होता है, जिसे केवल मशीनों द्वारा ही किया जा सकता है। आपको सैकड़ों किलोमीटर तक केवल गेहूं दिखाई देगा और वो एक ही आदमी का होगा। आपको सैकड़ों किलोमीटर तक सोयाबीन या कोई कपास की खेती दिख रही है, वो एक ही आदमी की होगी। तो इतने दूर दूर तक, ऐसा बोलते हैं ना कि देख सको जितना देखो वो मेरा खेत है। तो वैसा कुछ जो वाकया है ये अमेरिका में होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। इसी शायद यही कारण है कि वहाँ पर अधिकतर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमसे केवल कारण पूछे थे इसलिए हमने कारण लिख दिया। अगर आपसे मशीनों के नाम पूछे जाते तो हम यहाँ पर मशीनों के नाम भी लिख सकते थे। घास प्रदेशों में, ख क्वेश्चन है दूसरा वाला, घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्या कारण है कि शीतोष्ण घास के प्रदेशों में वृक्ष नहीं पाए जाते? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वृक्ष वहीं पर ज़्यादा पाए जाएंगे जहां पर बारिश अच्छी होगी, और जहां पर बारिश अच्छी नहीं होती है वहां पर वृक्ष अच्छे नहीं पाए जाते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है वहां पर वृक्ष अच्छे नहीं पाए जाएंगे। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस क्षेत्र में जो 30 डिग्री से 60 डिग्री का एरिया, यहाँ पर बारिश कम ही होती है। टेगा प्रदेश के नीचे वाला एरिया है ये। और मैं आपको बता दूं इसमें भी उत्तरी गोलार्ध में तो फिर भी हल्की फुल्की बारिश रहती है, नमी मिल जाती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी ज़्यादा गिरने की वजह से मिट्टी की जो नमी है वो भी कम हो जाती है। और मिट्टी की नमी कम होने की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पनप सकते, इसलिए घास ज़्यादा मात्रा में उगती है। तो बस यही कारण है कि वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, इस वजह से नमी कम पाई जाती है। इसी वजह से वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बढ़ नहीं पाते और दूर दूर तक घास के मैदान ही नजर आते हैं। खासकर दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ये भी लिख सकते हैं, वहीं
दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण प्रदेशों में शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा कम एवं गर्मी अधिक गिरती है, अतः पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अतः पानी भाप बनकर उड़ जाता है एवं मिट्टी में पेड़ों के लायक नमी नहीं बचती। बस, तो ये आपका उत्तर सटीक हो गया। वर्षा और तापमान की कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बढ़ नहीं पाते और दूर दूर तक केवल घास नजर आती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा कम होती है और गर्मी अधिक गिरती है, जिसके कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है और मिट्टी में पेड़ों के लायक नमी नहीं बचती, इस वजह से पेड़ नहीं उग पाते। ये इसका बेहतर उत्तर है, तो इसको आप बिल्कुल नोट करिए, आपको अच्छे से काम आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में क्यों वर्षा नहीं होती, उत्तरी गोलार्ध में तो वैसे ही कम वर्षा होती है। तो इन दोनों गोलार्ध में आपको ज़्यादातर घास ही दिखाई देगी। ग वाला ऑप्शन, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? अगर यही क्वेश्चन घास के मैदान के लिए पूछा जाता तो आपका आंसर होना चाहिए था खाद्यान्न उत्पादन के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है भूमध्य सागरीय प्रदेशों के लिए। दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय प्रदेश पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय प्रदेश पाए जाते हैं, इनका विस्तार है। और ये भूमध्य सागरीय प्रदेश पूरी दुनिया में रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। रसीले फल कुछ इस प्रकार है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, जैसे कि हमने और भी वृक्ष वाले, जैसे कि उसके अलावा शहतूत हो गया, शहतूत जैतून हो गया, यहाँ की इसकी खेती भी होती है। अंगूर की खेती भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जितने भी रसीले फल के आप नाम ले सकते हो ना दोस्तों, वो सब यहाँ पर होते हैं, और थोड़ी मोटी मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पर रसीले फलों के लिए यह दुनिया में विख्यात है। अंजीर की खेती भी यहाँ पर होती है। जिस तरह शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है, उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। तो ये भी लिख दो, यहाँ रसीले फल मिलते हैं, रसीले फलों का उत्पादन होता है। रसीले फलों का उत्पादन होता है, जैसे कुछ फलों के नाम भी लिख सकते हैं अब, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, जैसे अंजीर हो गया, ठीक है। इसके अलावा शहतूत की खेती भी यहाँ पर होती है। शहतूत ये भले ही फलों में ना आता हो, हालांकि वो फल पे ही वो शहतूत के उसको कीड़ों का पालन होता है, रेशम का। शहतूत के अलावा यहाँ पर जो है जैतून का तेल भी निकाला जाता है, जैतून, तो ये भी यहाँ पर है। तो रसीले फलों के साथ साथ जैतून और शहतूत की खेती भी होती है। तो नींबू, संतरा, अंगूर, नींबू हो या संतरा हो या अंगूर हो, अंजीर हो, इन रसीले फलों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो ध्यान रखिए कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की तरह ही भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फलों के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में रसीले फलों के नाम में लिख चुका हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता है? महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता क्या? महाद्वीपीय जलवायु जो है वो महासागरों से काफ़ी अंदर पाई जाती है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जैसे प्रेरी और स्टेपी घास के मैदान में यही पाई जाती है। ये प्रेरी और स्टेपी घास के मैदान में इसी प्रकार की पाई जाती हैं, और महाद्वीप से दूर है, इसलिए ठंडी ज़्यादा गिरेगी, ध्यान रखना।
महाद्वीपीय जलवायु में जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जबकि गर्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है। तो अगर आप प्रेरी के घास के मैदान की बात करो अमेरिका की, तो जाड़े में बहुत ठंडी गिरती है, इतनी ठंडी गिरती है कि वहाँ पर घास के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। वो तो भला हो चिनूक नाम की हवा का जो गर्म होती है और वहाँ का तापमान बढ़ा देती है, अदरवाइज वहाँ खेती भी नहीं हो सकती। दूसरी ओर रशिया और यूक्रेन में स्थित स्टेपी घास के मैदान भी, यहाँ पर भी ये समुद्र से काफ़ी दूर होते हैं। जो एरिया समुद्र से दूर होता है वहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या यूँ कहे कि वह एरिया, वह क्षेत्र जो महाद्वीपों के अंदर पाया जाता है, समुद्र से काफ़ी दूरी हो, महाद्वीपीय जलवायु के संपर्क में होता है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में ठंडी जो होती है वो कड़ाके की पड़ती है, लेकिन अगर सर्दी की बात की जाए, क्षमा करें, अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी साधारण होती है। तो साधारण गर्मी और कड़ाके की यहाँ पर ठंड गिरती है, ये ध्यान रखना। आप कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रूस के घास के मैदानों को रिक्त स्थान क्या कहते हैं? रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमेशा पढ़े जाएंगे। और ये इसका उत्तर होगा स्टेपी घास के मैदान। दोस्तों स्टेपी घास के मैदान, स्टेपीज बोलते हैं उसको, स्टेपीज घास के मैदान। और किताबों में भले स्टेपी लिखा हो, उसको पूरी तरह से जो नाम पूरा स्टेपीज घास के मैदान है, स्टेपी ग्रासलैंड बोलते हैं उसको। और इसको हम लोग बोलते हैं रोटी की डलिया, ये ध्यान रखना, रोटी की डलिया, ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। और ख़ास बात मैं आपको अब बताने वाला हूँ, क्या कारण है कि इस स्टेपी घास के मैदान में गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है। मैं बता दूं कि जो यूक्रेन वाला एरिया है और जो रशिया के पास एरिया है, उस एरिया में एक खास कर मिट्टी पाई जाती है तो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, और इस मिट्टी का नाम है चेरनोज़म। चेरनोज़म नाम की मिट्टी खास कर गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है और यहाँ पर बम्पर पैदावार होती है। इसी वजह से इस चेरनोज़म मिट्टी की वजह से यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान, जो कि यूएसए में भी है और कुछ हद तक कनाडा में भी फैले हुए हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सारी बड़े बड़े कृषि फार्म के बारे में, काउबॉयज के बारे में हमने पढ़ा है। भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के रिक्त स्थान पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, ये तो उत्तर आपको लिखना ही पड़ेगा। पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जो बड़े ही फेमस है, उनको हम लोग बोलते हैं पंपास। दो मैदान मिलेंगे आपको वहाँ खासकर, पंपास और कंपास। कंपास जो है वो ब्राज़ील में है, लेकिन वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है, और वो क्या है? वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। बता दूं कि इसी पंपास में एक घास मिलती है जिसका नाम है अल्फा 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 नाम की घास पाई जाती है दोस्तों इसी पंपास घास के मैदान में। और अल्फा अल्फा नाम की घास इसलिए फेमस है क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएशन उसमें होता है, काफ़ी पौष्टिक घास होती है, जानवरों को बहुत पसंद है ये, इसलिए ध्यान रखना। काफ़ी छोटी, बहुत ऊंची घास भी नहीं होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रिक्त स्थान वर्षा होती है। अब देखिए वर्षा यहाँ कितनी होती है? यहाँ वर्षा होती है 37 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, लेकिन इसका उत्तर आप 37 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कितनी होती है वो पूछ रहा है कि रिक्त स्थान होती है, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। लेकिन ज़्यादा तो फिर ज़्यादा कितनी और कम तो फिर कम कितनी, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये चैप्टर दो क्षेत्रों की बात करता है। इस चैप्टर में एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात की गई है और दूसरा भूमध्य सागरीय प्रदेशों की बात की गई। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो मैं आपको बता दूं कि घास के मैदानों से ज़्यादा वर्षा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होती है। तो उसकी तुलना में यहाँ पर वर्षा को हम लोग क्या बोल देंगे कि अधिक वर्षा होती है। आप चाहे तो उसका आंसर 37 से 75 सेंटीमीटर वर्षा भी लिख सकते हैं, ये दोस्तों गलत नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप किससे कंपेयर करें, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान से, तो उससे तो यहाँ पर अधिक होती है। लेकिन अगर आपका उत्तर ये भी है तो गलत नहीं है, क्योंकि ये भी तो वर्षा की मात्रा है। उसने ये थोड़ी पूछा कि अधिक में बताना या कम में बताना, हो सकता है कि इतनी होती है, कितनी होती है तो इतनी भी होती है, ये भी सही है। बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है सही जोड़े बनाइए। ये जोड़ियाँ आपको बनानी है। बाइसन क्या है? ये जंगली बेल गाय भैंस जो होती है वो जंगली बेल गाय को बोलते हैं, उन्हीं का प्रकार है। ये कहाँ मिलेगा बाइसन आपको? ये बाइसन मिलेगा आपको
उत्तरी अमेरिका का एक पशु है बाइसन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका का पशु। दूसरा डाउन्स क्या है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ये रेंज क्या होता है, ये रेंज जो है ये बाड़ा होता है पशुओं का। काउबॉयज पशुओं को चराने, बाइसन को चराने के लिए एक तार वाला सैकड़ों किलोमीटर का बाड़ा बनाते हैं, उसी को बोलते हैं काउबॉयज, पशुओं को चलाने वाले काउबॉयज। ये हो गया आपका। और आखिरी बचा हुआ है किर्गिज, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जनजाति का, जिसका फोटो भी मैंने आपको बताया था। किर्गिज और कज्जा को कुछ महिलाओं के फोटो मैंने आपको बताए थे जो किर्गिज जनजाति की थी। तो किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान से बिलोंग करती है, नाम वहीं से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया सही जोड़िया, यानी हमने बाइसन को पशु बताया अमेरिका का, वहीं डाउन्स को घास के मैदान, रेंज बाड़ा होता है, काउबॉय पशुओं को चलाने वाले, और किर्गिज जनजाति होती है। आइए अब इन जोड़ी को सही करते हैं। ये हमारी जोड़ी थी, क्या हमने बिल्कुल सही बनाई, तो बिल्कुल सही बनाई। बाइसन को हमने पशु ही बोला था, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, रेंज जो है वो बाड़ा है, और काउबॉयज क्या थे, पशु को चलाने वाले लोग थे, जनजाति के लोग थे, और किर्गिज जनजाति थी, है, अभी भी वहाँ पर जनजाति मिलती है। तो ये तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी है दोस्तों, उसका नाम है कारण बताओ, अगर ये है तो क्या है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में अधिक वर्षा होती है, क्यों, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, जाड़े में वर्षा होती है, इसका मतलब शीत ऋतु में वहाँ पर मावठा वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है, क्योंकि जाड़े के समय में वहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, और ये पछुआ पवनें क्या होती है, जरा इसको भी तो समझ ले हम लोग। ये दुनिया है भाई साहब, और ये दुनिया में ये 0 डिग्री है आपका विषुवत रेखा, ठीक है, ये तो हम लोग कई बार सीख चुके हैं। इसको बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों इसकी। 0 से 30 डिग्री, ये पहला वाला आपका हो गया, ये 0 से 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। इस 0 से 30 डिग्री में ये हवाएं चलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवने। ये ध्यान रखना, नाम हमेशा काम आएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवने। कौन सी पवने, व्यापारिक पवने। लेकिन बात हो रही है हमारे भूमध्य सागरीय प्रदेश की, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश यहाँ पर आएगा 60 के बीच में, भूमध्य सागरीय प्रदेश यहाँ पर आएगा 30 to 60 प्रदेश में, जहाँ पर हवाओं की दिशा जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। हवाओं की जो दिशा होती है वो होती है ये दिशा होती है, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पछुआ पवन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पछुआ पवन बोलते हैं। और इन्हीं पछुआ पवन की वजह से भूमध्य सागरीय प्रदेश में क्या होती है, बारिश होती है। ये पवनें ही भूमध्य सागरीय प्रदेश से बारिश कराते कराते हमारे देश तक उठा लाती है उस मानसून को, और हमारे देश में पश्चिमी विक्षोभ होता है। यहाँ पर पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में बारिश होती है। ये समझ में आ गया, पछुआ हवाएं कहाँ है, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलती है, और भूमध्य सागर कहाँ से कहाँ तक आता है, 30 से 40 डिग्री के बीच ही तो आता है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो पश्चिम की ओर ये निकल जाती है, इसलिए ये पछुआ पवनें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के प्रदेश में दुग्ध का व्यवसाय क्यों विकसित हुआ। ये जो शीतोष्ण घास के मैदान है ये दूध के लिए फेमस क्यों, चलो मान लिया कि यहाँ पर अनाज बहुत होता है, मान लिया कि घास के मैदान है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, घास हो रही अच्छी बात है, अनाज हो रही अच्छी बात है, लेकिन दूध कैसे हो रहा है। तो दोस्तों दूध के लिए जानवर चाहिए, और जानवर को खाने के लिए घास चाहिए, और जहाँ जानवरों को हरी हरी घास मिल जाए तो दूध तो होना लाजमी है। तो जहाँ पर घास बल्क में उग रही है तो वहाँ पर पशु क्यों नहीं पाले जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि घास के मैदान में घास मिलती है जो पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान होने के कारण पशुओं के लिए चारा बहुत आसानी से मिल जाता है, और पशुओं को दूध देने के लिए क्या चाहिए, चारा ही तो चाहिए, चारा ही तो मांगते हैं बेचारा, चारा के अलावा वो क्या मांगते हैं। इसी वजह से वहाँ पर अच्छी किस्म का दूध प्रोड्यूस किया जाता है। घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग ना करें तो क्या परिणाम होगा, परिणाम यही होगा कि खेती संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के घास प्रदेश बहुत बड़े बड़े हैं और किसानों की संख्या है कम। एक किसान के पास 500-600 एकड़ हाथ में आती है, 500-600 एकड़ अकेला किसान कैसे कर लेगा, आप सोचा, वो भी 2 से 3 बार की खेती करना है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी वजह से बिना मशीनों के करना मुश्किल है। तो मशीन नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा। अगर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाए तो
कृषि संभव नहीं होगी क्योंकि यहाँ के खेत बड़े हैं और मजदूरों का अभाव भी मुख्य कारण है। तो मजदूर यहाँ पर चाहिए और मजदूर नहीं है तो मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन लास्ट है ये आपको करना, लेकिन फिर भी आपकी मदद यहाँ कर देता हूँ मैं। भौगोलिक कुशलताएं, संसार के मानचित्र पर निम्नलिखित प्रदेशों को अलग अलग रंग से छायांकित कीजिए। रंगों का प्रयोग आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको जगह बता दूंगा। तो अलग अलग जो जगह है संसार में उसको आपको करना है मानचित्र में, और कौन कौन सी जगह है वो जगह रही आपकी ये। पहली है शीतोष्ण घास के मैदान। कौन कौन से घास के मैदान को संकेतित करना है? प्रेरी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान। तो पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ है। तो प्रेरी घास का मैदान जो है वो आपका यूएसए में है, स्टेपी घास का मैदान आपका रशिया में है, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, ये जो वेल्ड घास का मैदान ये साउथ अफ्रीका में है, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है, डाउन्स घास का मैदान जो है वो आपको मिलेगा में ऑस्ट्रेलिया में। इसको हरे रंग से डिनोट करना है। देखते हैं यहाँ पर हरा रंग अच्छे से दिख पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी इसको अंकित तो कर ही सकते हैं। ये आपने एक अंकित कर दिया, ये वाला दिख रहा होगा आपको हरे रंग में, ये आपका प्रेरी घास का मैदान हो गया। इसका नाम क्या रख दिया? इसको मैं नाम बाद में दूंगा, पहले मैं यहाँ पर हरे रंग से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये पहला हो गया आपका। दूसरा है ये आपका स्टेपी घास का मैदान, ठीक है, स्टेपी घास का मैदान, इसको हरे रंग से हमने कर दिया है। स्टेपी घास का मैदान, स्टेपी ग्रासलैंड, ये दूसरा मैदान हो गया आपका। स्टेपी घास के मैदान के बाद में आपका हो गया पंपास घास का मैदान, ये हो गया पंपास घास का मैदान। ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान, यहाँ पर वेल्ड घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में हो गया आपका डाउन्स घास का मैदान, तो डेफिनेटली डाउन्स भी आपने पढ़ा होगा, ये डाउन्स घास का मैदान। और यहाँ पर मिलेगा आपको सवाना घास का मैदान जो कि बिल्कुल उष्ण कटिबंध में भी आता है और शीतोष्ण कटिबंध से भी जुड़ा हुआ हल्का सा। तो ये आपके सारे घास के मैदान आ गए। तो भाई साहब इनके नाम लिख देता हूँ मैं, अलग रंग से नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया आपका प्रेयरी घास का मैदान, ये हो गया आपका स्टेपी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान। तो प्रेरी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान, दोनों मैदान आपके सामने हैं। और ये हो गया आपका कौन सा? पंपास घास का मैदान। ये हो गया आपका सवाना घास का मैदान जो कि अफ्रीका में है। ये हो गया आपका वेल्ड घास का मैदान और ये हो गया आपका डाउन्स घास के मैदान। तो ये घास के मैदान तो हमने कंप्लीट कर लिए। कलर आपको दिख रहे हैं, एक बार आप अच्छे से अपने मैप में डिनोट कर दो, फिर मैं एक बार फिर से इनका नाम लिख के बता दूंगा आपको। तो ये आपके स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास के मैदान, ये आपके साउथ अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदान, ये हमने कर दिए। ये आपका सवाना हो गया। तो सारे के सारे तो हमने कर दिए। तो पहला हमारा काम खत्म हो गया कि हमने ये एक बचा पंपास या अर्जेंटीना का, ये हो गया भाई आपका पंपास। तो ये नाम तो हमने सबसे अच्छे कर लिए। अब बात करते हैं, वापस पहुंच जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों को भी आप अंकित करिए। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को अंकित करना है तो उसमें क्या? उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग को अंकित करें। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में हमको इनको अंकित करना, तो चलो इसको अंकित करते हैं जल्दी से। कौन कौन से बोले हैं याद रहे, मैं बता देता हूँ। इसमें हमको अंकित करना है तो लाल रंग से अंकित कर देते। क्या रंग दिया है? अगर रंग नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसको पीले रंग से अंकित करना है। देखो रंग दिया है तो पीले रंग से अंकित करना है। चलिए कोशिश करते हैं पीला रंग, अगर इसमें दिख जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। हम पीले की बजाय मैं लाल रंग से अंकित करूंगा क्योंकि पीला रंग इस पर दिखाई नहीं देता है, अच्छे से नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं लाल रंग का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन आपको अपने मैप में पीले स्केच पेन से यूज़ करना है, ठीक है। ये आपका हो गया कैलिफोर्निया, ये हो गया आपका कैलिफोर्निया। तो ये कौन सा हो गया? कैलिफोर्निया, जिसकी बात कर रही है उत्तरी अमेरिका, कैलिफोर्निया, ये तो यहाँ पर हो गया। ये दूसरा बोला चिली, ये चिली हो गया भाई साहब, चिली लाल रंग वाला। चिली के अलावा उनने बोला है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग, ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग क्या हो गया? ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका।
और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग, जो उसने आखिरी कहा है। तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग, ऑस्ट्रेलिया। बस यही तो हमको चित्र में दिखाना था। बस ये 4-5 चीज़ें तो करनी थी, इतने में आंसर, बहुत छोटी सी बात थी जो आपको करनी थी। आप भी अपने आंसर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आप अपने घास के मैदान को हरे रंग से, जबकि इन भूमध्य सागरीय मैदान एरिया को आपको कैसे करना है, लाल रंग से। बाकी और पूछता तो ये वाले एरिया भी भूमध्य सागर प्रदेश में ही आते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। इस तरह से आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 9, उसका सॉल्यूशन हमने कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स में ये यूपी बोर्ड के सारे वीडियो आपको आराम से मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। कक्षा 8वीं की प्लेलिस्ट में आपको आपका अपना भूगोल, हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी मिल जाएगा। हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन मिल जाएगा। ये पार्ट सारे के सारे वीडियो डले हुए हैं। लेकिन अगर वहाँ नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है magnetbrains.com। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि 2 या 3 या 4 वीडियो देखने के बाद आपसे पेमेंट मांगा जाएगा या कोई किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन या कोर्स बाय करने की बात होगी। न ही मैग्नेट ब्रेन्स किसी प्रकार का कोई कूपन कोड या बार बार मैसेज या फ़ोन करके आपको परेशान करता है। मैग्नेट ब्रेन्स कहता है कि हमेशा आप फ्री देखें, वॉच 100% फ्री, जितना आप देख सकते हैं आपके लिए उपयोगी है। और जो कुछ आपको लगे क्वेरीज, वो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारे कोर्सेज। तो ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग CBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर कराते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगा किंडरगार्टन से लेकर के कक्षा 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टीचर, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ आपको यहाँ मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम की बात करें तो NCERT हिंदी मीडियम क्लास 7 से क्लास 12 तक सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको NTSC, ओलंपियाड, CUET जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा IIT, JEE और नीट जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री आप कोर्स करवाता है। यहाँ तक कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको UPSC, SSC, RRB, बैंक, इंश्योरेंस जैसी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है। वहीं जेब और केब जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री आप कोर्स करवाता है। आपको अगर हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।